नमस्कार साथियों, मैं हूं शोभा किरण। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत। बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे इस वीकली प्रोग्राम में जिसका कि नाम है नवांकुरों का कोना। और अब तक तो आप जान गए होंगे कि इस कार्यक्रम में क्या होता है। इसमें हम हर हफ्ते लेकर आते हैं किसी नवांकुर को, किसी नई कोपल को। उनसे हम मिलते हैं, कई सारी बातें करते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ेंगी रांची झारखंड से डॉक्टर स्मिता कुमारी जी। डॉक्टर स्मिता एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 10 वर्षों से कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आइए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं हमारे स्टूडियो में। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब सवालों की ओर रुख करते हैं। तो सवालों में सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल मैं सबसे ही ये पूछ लेती हूँ कि लेखन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, प्रेरणा किन किन से मिली आपको, या कुछ ऐसा हुआ कि कोई ज़िंदगी में आया जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर ऐसा लगा कि आपको भी लिखना चाहिए, आपको भी अब अपनी लेखनी उठा लेनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अगर कुछ ऐसा कुछ जो भी हुआ, वो सारे एक्सपीरियंस है जो हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता कुमारी, रांची झारखंड से। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कृति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी और महासचिव हरि प्रकाश पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं शोभा किरण जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो इस कार्यक्रम की संचालिका है। शोभा जी, ऐसा है कि मैं इस लेखन क्षेत्र में कैसे आई ये तो ठीक मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज्ञात है कि मैं कॉलेज में जब थी तो डायरी लिखती थी, अपनी भावनाओं को डायरी में लिख लिया करती थी। और मैं हिंदी गाने बहुत सुनती थी और उसके लिरिक्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे उन्हें मैं डायरियों में लिख लिया करती थी। लेकिन मेरा ये सिलसिला जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। जब मैं स्नातक में थी फाइनल में तो मेरी शादी हो गई और ये सिलसिला मेरा वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं शादी के बाद ससुराल आ गई। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। मैंने हिंदी में एमए किया, फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया, मैं जूनियर रिसर्च फेलो हुई और हिंदी विभाग में मुझे 5 वर्ष पढ़ाने का अवसर मिला, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहाँ पे जाने के बाद मैंने हिंदी विभाग में बहुत कुछ सीखा, हिंदी से मेरी रुचि भी बढ़ी। और ऐसा है कि उस दौरान जिस समय हिंदी विभाग में मैं पढ़ा रही थी, कई व्याख्यान होते थे। इन व्याख्यानों में से एक बार की मुझे बात याद आती है कि एक समसामयिक कविता पर व्याख्यान हुई थी, जिसमें हमारी व्याख्याता थी डॉक्टर सुरिंदर कौर नीलम जी, जो कि एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। और उन्होंने नारी पर कुछ कविताएं सुनाई। वहाँ पे पहली बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कविता लिखना है, मैं भी कवित्री बनूंगी। तो ये कह सकती हैं कि पहली बार प्रेरणा के रूप में वही मेरे सामने आई। उनको देख के पहली बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी लिखना है। लेकिन यह बुखार भी 2-3 महीने ही रहा, उसके बाद फिर ये बुखार जाता रहा। फिर इसी तरह मैं अपने रिसर्च वर्क में लगी, पीएचडी के काम में लगी। लेकिन हाँ, मैं छोटी छोटी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन की कुछ अपने मन की भावनाएं डायरी में लिख लिया करती थी जब भी मुझे मौका मिलता था। जहाँ तक कविता में मेरी सक्रियता की बात है तो यह गत 1 वर्ष से विशेष रूप से मेरी सक्रियता है। 1 वर्ष से मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मुझे इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है। और मैं कई कवित्री कवियों को सुनने लगी और अपनी लेखनी को बेहतर बनाने के प्रयास में अभी मैं हूँ। मैंने 2-3-4 कविताएं लिखी हैं। कविता क्या बोलूँ, मैंने कुछ अपनी भावनाएं लिखी हैं। कविता तो मैं उसे नहीं कहूँगी, लेकिन बस यही अभी मेरी शुरुआत है और आगे उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। स्मिता जी, आपने शादी के बाद इतनी ऊंची शिक्षा ग्रहण की, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने बताया कि आप भावनाएं लिखती हैं, तो जैसा कि मैं मानती हूँ, जब कोई लेखक, जब कोई कवि अपनी भावनाएं लिखने लगता है, उसको शब्दों का रूप देता है, पन्नों पर जब उसे शब्दों में ढालने लगता है, वो पहली पायदान होती है कि जब हम लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो पहली सीढ़ी होती है। तो आप उस सीढ़ी पर चढ़ चुकी हैं और अपनी भावनाएं लिखने लगी हैं आप।
बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम जी को सुनकर आप काफ़ी प्रभावित हुई थी और फिर आपने लेखन का बुखार चढ़ा और 2-3 महीने में उधर भी गया। तो आगे से भगवान ना करे ऐसा हो, जैसा कि आपने कहा पिछले 1 वर्षों से आप लगातार लेखन कर रही हैं, तो ये बुखार जो है ये ताउम्र चढ़ा रहे आपको, आप यूं ही लिखती रहे ताकि हमें अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिले, सुनने को मिले। बहुत ही अच्छा लगा आपका जवाब सुन करके। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हिंदी जो है, हिंदी कई विषयों का, विधाओं का, रसों का भंडार है। तो आप किन विधाओं में या किन विषयों पर लिखना पसंद करती हैं? क्योंकि विषय भी काफ़ी हो जाते हैं, जैसे स्त्री पर लोग लिखते हैं, प्रकृति पर लिखते हैं, और जैसे देशभक्ति पर लिखते हैं, तो और प्रेम पर लिखते हैं। तो आप किन विषयों पर लिखना पसंद करती हैं? और जो काव्य संग्रह है या एकल संग्रह है, अगर आ चुकी हैं या आने वाली हैं, ये जो सारी बातें हैं वो सारी बातें हमें बताइए। जी हाँ, आपने सही कहा कि हिंदी तो एक महासागर है जहाँ सीपी में कितनी मोती छिपे हुए हैं यह पता ही नहीं चलता। और विविध रस पे अब लोग अपनी कविताएं लिखते हैं। कोई प्रेम पे लिखता है, कोई स्त्री पे, किन्हीं को देश प्रेम पे लिखना होता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा है कि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। तो अब कब कौन सी भावना प्रबल हो जाती है ये तो मुझे भी नहीं पता चलता। और जब भी जो भावना मन में आती है मैं उसे कागज़ में उतार देती हूँ। तो कोई निश्चित मेरी शैली नहीं है कि हाँ मुझे स्त्री पर ही लिखना है या मुझे देशभक्ति पर ही लिखना है। जब मेरे मन में जैसी भावना आती है मैं उसे कागज़ में लिख देती हूँ, अपनी भावनाएं उकेर देती हूँ। तो अभी तो मैं स्वतंत्र रूप से लिख रही हूँ, जो कुछ भी मेरे मन की भावना है उसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आगे अब देखते हैं कि किस में मुझे महारत हासिल होता है और मेरी कौन सी शैली लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर आगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं मुझे जो भी अच्छा लगता है वो मैं लिख देती हूँ। और काव्य संग्रह वगैरह का जहाँ तक बात है तो अभी मेरा कोई काव्य संग्रह आया नहीं है। और बस आप लोगों की शुभकामना रही तो आ भी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गत 1 वर्ष से मैं इस पे सक्रिय हूँ। मैंने 4-5 कविताएं ही लिखी हैं, बहुत ज़्यादा कविता मैंने लिखी भी नहीं है। और अभी हाल ही में दर्पण के द्वारा ही मुझे अवसर प्रदान हुआ कि मैं अपनी प्रकाशित करवाऊँ कविता। और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली जो समाचार पत्र है समाचार निर्देश, उसी में मेरी 2 कविताएं फ़िलहाल प्रकाशित हुई हैं। और आगे आप सभी शुभकामनाएं दें तो बहुत कुछ होगा। तो बस अभी तो फ़िलहाल इतना ही। तो स्मिता जी ने कहा कि वो स्वतंत्र लिखती है, मन की भावनाएं लिखती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आप यूं ही मन की भावनाएं लिखती रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब मैं आपसे ये पूछूंगी स्मिता जी कि जैसे कि आप किस कवि को या लेखक को पढ़ना पसंद करती हैं? और आजकल की बात की जाए तो आजकल के लेखकों ने, कवियों ने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, अपनी पेज बना रखी है और उस पर अपनी वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आप किसको पढ़ती हैं, किनको सुनती हैं? और साथ ही हमें ये भी बताइए कि अगर आपको मंच साझा करने के लिए, शेयर करने का मौका दिया जाए तो किस कवि के साथ मंच साझा करना चाहेंगी? और आपकी कोई फेवरेट अपनी रचना हो तो वो भी हमारे हमारे दर्शकों को सुनाते चलिए। मैं किन लेखकों को सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। देखिए ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो कई लेखकों को मैंने पढ़ा है, सुना है, लेकिन इधर कुछ दिनों से जब से मैं दर्पण से जुड़ी हूँ, लगभग 1 वर्ष से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं सक्रिय नहीं थी लेकिन जुड़ी हुई हूँ। और तब से मैंने जब भी पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, मुझे हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कृति काले जी की रचनाएं बहुत पसंद है। ख़ास करके उनके जो हास्य गीत हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और एक मैं नाम लेना चाहूँगी पंकज शर्मा जी का,
जो कि बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं, और उनकी भावनाओं के साथ मैं अपने आप को जोड़ पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत भावनात्मक रचनाएं करते हैं, और बहुत साधारण भाषा होती है उनकी कि आम लोग भी उसको जोड़ पाते हैं, खुद से जोड़ सकते हैं, इस तरह की उनकी भाषा होती है। तो एक बड़े ही साधारण भाषा के साथ वो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति देते हैं कि मुझे उनका यह जो उनकी शैली है वो बहुत पसंद आती है। और हमारी अध्यक्षा महोदया हैं, उनका तो क्या कहना, वो तो हास्य गीत में ही इतना सब कुछ बोल देती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे अरे मैं तो यही बोलने वाली थी, मैंने तो यही सोच रखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी चलता है वो उन्हें पहले ही पूर्वाभास हो जाता है और वो कह देती हैं। तो ये दोनों हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, और चाहे मोबाइल हो या फिर दर्पण का पेज हो, मैं इन दोनों को ही फॉलो करती हूँ। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। प्लीज़ आप जितने भी कवि हैं सभी बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा। लेकिन जो एक विशेष तौर पे होता है तो शायद हो सकता है कि मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। तो खैर जो भी है, ये दोनों मेरे पसंदीदा हैं, और अगर कभी अवसर मिला ऐसा कि मैं इनके साथ अगर मंच साझा कर पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और ऐसे तो कुमार विश्वास जी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और भी कई नाम हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, सभी बहुत अच्छा लिखते हैं, सभी की रचनाएं बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि कभी मुझे मौका मिले कि मैं हमारी अध्यक्षा महोदय के साथ एक मंच साझा करूँ, और पंकज शर्मा जी के साथ मंच साझा करूँ, और उनकी कविताएं, मैं उनके गीत जो भी हैं वो मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ अपने आप को बहुत आराम से जोड़ लेती हूँ। और तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी भी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, जो कि मैंने 1 वर्ष पहले लिखा था, बड़ा ही चाव के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ। शायद वो रचना आप लोगों को कविता की दृष्टि से उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी भावनाएं हैं, इसी वजह से मैं वो कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सुने मेरी कविता, जिसका शीर्षक है मैं आंसू हूँ आँखों का। ठीक है। कभी खुशी में आँखों से छलक जाती हूँ मैं, फिर भी लोग बुरा कहते हैं। कभी गम में दिल से दर्द बहा ले जाती हूँ मैं, फिर भी लोग बुरा कहते हैं। कभी मिलन में दोस्तों के दिल के जज्बात बता देती हूँ, फिर भी मुझे लोग बुरा कहते हैं। कभी विरह में अपनों के इंतज़ार की ताकत दे जाती हूँ, फिर भी मुझे लोग बुरा कहते हैं। हर एहसास को दर्शाने में समर्थ हूँ, सक्षम हूँ मैं, फिर भी लोग बुरा कहते हैं। मैं आंसू हूँ आँखों का, खुद बहकर भावना जता देती हूँ, फिर भी लोग बुरा कहते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि स्मिता जी कीर्ति जी के साथ मंच साझा करना चाहती हैं, पंकज शर्मा जी के साथ मंच साझा करना चाहती हैं, और उनको बहुत पढ़ती हैं, सुनती हैं। कीर्ति जी बेमिसाल हैं, उनको कौन पसंद नहीं करता, वो सबके दिलों पर राज करती हैं। और पंकज शर्मा जी भी बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, उनके गीत बिल्कुल रूह तक पहुँचते हैं, रूह को छू जाते हैं, और बहुत ही सादगी भरे शब्द होते हैं उनके। अब मैं स्मिता जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक प्रोफेसर हैं, एक वर्किंग वुमन जो होती है वो बाहर भी काम करती है, साथ साथ पूरे घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हम औरतों के साथ अक्सर यही होता है कि हम चाहे जितने भी काम कर ले, बाहर काम करें, लेकिन घर की जिम्मेदारी नहीं छूटती, हमको बच्चे संभालने ही होते हैं, हमको घर के सारे काम करने होते हैं। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं आप? और ये लेखन का जो प्यार है, इसके लिए टाइम फिर कैसे मिलता है, कब लिखती हैं? परिवार का कितना सपोर्ट रहता है, कितना सहयोग करते हैं आपको लिखने में, या फिर बाहर घर बाहर दोनों जिम्मेदारियों को साथ निभाने में अगर उनका सहयोग है, तो ये सब जो है, जो भी बातें हैं वो हमें बताइए। हाँ, ये सही है कि जब एक महिला घर से बाहर कामकाज के लिए निकलती है
तो उस पर दोहरी ज़िम्मेदारी आती है। मैं भी कॉलेज में पढ़ाती हूँ और घर भी मुझे संभालना होता है। मैं घर में बच्चा है, बच्चे को देखना होता है। तो ये तो हमारा एक समाज का आम धारणा है कि घर का काम है तो वो औरतों को ही करना है। और कहीं ना कहीं हम औरतें भी ये सोच के ही चलती हैं कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं कहीं, तो हमें घर का भी देखना है और बाहर भी देखना है। तो हम मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो घर के लोग अनदेखा करें। जब यही एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है घर वालों के सपोर्ट का कि आप घर से बाहर निकल के अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, अपना नाम बना रही हैं। तो घर वाले, आजकल लोगों की मानसिकता बदल गई है और घर वाले काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं। तो पहले की अपेक्षा मैं कहूँगी कि अब जो है वो घर और बाहर दोनों संभालना थोड़ा आसान हो गया है। अब हमें बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं, जिससे हमारा रोज़मर्रा का काम भी बहुत आसान हो जाता है। और घर में जैसे जो भी घर में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं कि नहीं भाई, हमारी बहू है, बेटी है, पत्नी है, जो भी है वो घर से बाहर भी निकलती है, घर में भी काम करती है, तो हम कम से कम थोड़े छोटे मोटे काम भी उसकी मदद करते हैं। तो ठीक है, कभी कभी होता है, हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी होती है परेशानी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप सामंजस्य अच्छा रखते हैं अपने परिवार के साथ, तो आप बहुत आसानी से ये सारा काम कर सकती हैं। और रही मेरी बात, तो मेरे पति बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे। और कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अकेले करना पड़ रहा है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर काम में, चाहे वो घर का काम हो, बच्चे को देखना हो, और हर काम में वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत आसानी से इसे मैनेज कर लेती हूँ। और पिछले 9 वर्षों से मैं ये काम कर रही हूँ और अब मैं इसकी आदी भी हो गई हूँ। हमारे घर में एक रूटीन बना हुआ है जिसे हम सभी फॉलो करते हैं, चाहे वो मेरे पति हों, चाहे मेरा बेटा हो, सभी उसे फॉलो करते हैं, जिससे हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि सभी के लिए 24 ही घंटे हैं, बस ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस समय को किस तरह से बांटते हैं कि आपका सारा काम हो जाए और घर में असुविधा भी ना हो। तो हमने एक रूटीन बना रखा है और हम सभी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं होती ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो दोहरी जिम्मेदारी। और ऐसा नहीं है कि जैसे कविता लिखने की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे बस कविता के बारे में ही सोचती रहती हूँ। जैसा कविता तो मेरी भावना की अभिव्यक्ति है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने पास एक डायरी रखे रहती हूँ और एक पेन रखे रहती हूँ। अनायासी मेरे दिमाग में अगर कोई सुंदर सा लाइन आ गया तो फिर मैं उसे लिख डालती हूँ। तो जिस समय मेरे वो भावना सक्रिय होती है, उस समय मैं कागज़ कलम लिख के बैठ जाती हूँ। और एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जिस चीज़ का शौक़ होगा उसके लिए आप समय निकाल ही लोगे। तो चूँकि कविता लिखना मेरा शौक़ है, तो मैं इसके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत समय चुरा लेती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में सभी सपोर्टिव हैं, सब रूटीन से चलता है, तो ये कविता लिखना हमारी रूटीन में शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि रोज़ रोज़ दिन कोई भावना उत्पन्न होती है और रोज़ दिन मैं कुछ लिख देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं तो मैं समय निकाल के लिख लेती हूँ। जी स्मिता जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। लोग पूरी फैमिली सपोर्ट करती है एक महिला को बाहर निकलने में। उसके अगर वो बाहर वर्किंग है, घर पर है, तो सारी जिम्मेदारियों को बांट कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनको आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान देते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। ज़माना बहुत बदल चुका है। और जैसा कि आपने बताया कि कागज़ और कलम साथ रखती हैं, जब जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं तब लिख लेती हैं। ये एक लेखक होने की निशानी होती है कि वो हमारे साथ जो सरस्वती माँ है हमारे साथ ही चलती है, और जैसे ही हमारे मन में ख्याल आते हैं तब हम उसको लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छी और प्यारी बात ये आपने कही। अब मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि एक औरत होने के नाते संघर्ष वैसे तो हर फील्ड में है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक औरत होने के नाते, जैसे कि मान लीजिए साहित्य के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो काव्य पाठ अब जैसे घर में तो होंगे नहीं, उसके लिए हमें कहीं बाहर निकलना होगा। तो क्या आपको लगता है कि हमें औरत होने के नाते कुछ अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या राय है आपकी इस बारे में?
और भी ये बताइएगा कि अभी आप अपने आप को इस क्षेत्र में कहाँ पाती हैं, किस मकाम पर पाती है? कुछ सोच रखा होगा कि साहित्य के क्षेत्र में कहाँ जाना है, क्या सपना है, क्या पाना चाहती हैं? और चलते चलते हमारे नवांकुरों के लिए अगर कोई टिप है, कोई संदेश है, कोई सुझाव है, तो वो भी हमें देते चलिएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि संघर्ष तो प्रत्येक क्षेत्र में है और साहित्य के क्षेत्र में भी है, क्यों नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि बाहर जाना पड़ता है अपना। अब आप अपनी प्रस्तुति घर पे बैठे बैठे तो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने से कोई रोक रहा है, लेकिन बाहर जाने से पहले आपको कई चीज़ें सोचनी पड़ती है, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, जो कि पुरुष के साथ नहीं है लेकिन महिला के साथ ये चीज़ है। क्योंकि हमारी ये मानसिकता ही है कि घर का जितना भी जिम्मेदारी है, घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो औरतों की ही है। और हम अपनी ही एक दायरा बना लेते हैं, हम औरतें अपने आसपास एक दायरा बना लेते हैं और उससे हम खुद ही नहीं निकल पाते हैं। हमारी चिंता रहेगी कि पता नहीं बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, पता नहीं ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं। हम कहीं भी घर से बाहर निकलने से पहले बहुत सोचती हैं कि सब कुछ ऐसे मैनेज करके जाएं कि हमारे ना रहने पे भी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं। अब हमें ये नहीं चिंता रहता कि अब हम मंच पे जा रहे हैं तो हमारी कविता कैसी होगी, कौन सी कविता हम कहेंगे। हमारी चिंता का विषय ये होता है कि हमारे न रहने पे हमारा घर कैसे चले। तो ये कहीं न कहीं हम भी इस दायरे से नहीं निकल पा रहे हैं और समाज की जो मानसिकता है सो तो है ही। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है, आज महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं और संघर्ष है तो सफलता है। बस हमें अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि हम घर बैठ के भी अपनी प्रतिभा बाहर पहुंचा पा रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है, लोग यूट्यूब में अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस बना के एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि हम अपनी प्रतिभा को शेयर कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि बाहर जाके प्रदर्शन करने की, अपने प्रतिभा की प्रदर्शन की, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा आज मुझे नहीं लगती। जहाँ पे आज मैं देख रही हूँ समाज को, वहाँ पे मुझे नहीं लगती। हाँ, ये है कि हमारी अपनी ही एक छोटी सी मानसिकता है जिससे हम थोड़ा नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो समय के साथ धीरे धीरे होगा, वो एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छे और संतुष्ट जगह पे देखती हूँ। मैं एक अच्छी गृहिणी हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ। और मेरा अपना एक व्यक्तित्व है कि मैंने शादी के बाद पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर नेट किया, फिर पीएचडी किया। आज मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ठीक है, वो तो इंसान हूँ मैं, तो मेरी भी इच्छाएं अनंत हैं। अब एक मिला तो किसी और को और पाने की इच्छा हो रही है। तो कविता के क्षेत्र में मैं आई हूँ, मैं इसमें भी अच्छा करना चाहती हूँ। बस आप सभी की शुभकामनाओं की आवश्यकता है। और मैं तो अभी नई नई हूँ कविता के क्षेत्र में, मैं किसी को क्या सलाह दूँ और किसी को क्या टिप्स दूँ। बस मैं 2 लाइन आप सबके लिए बोलना चाहती हूँ, जो कि कभी मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे उस लाइन ने बहुत प्रभावित किया था। तो आप सबके लिए 2 लाइन है मेरी तरफ से। किनका लिखा हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक है, वो तो इंसान हूँ मैं, तो मेरी भी इच्छाएं अनंत हैं। अब एक मिला तो किसी और को और पाने की इच्छा हो रही है। तो कविता के क्षेत्र में मैं आई हूँ, मैं इसमें भी अच्छा करना चाहती हूँ। बस आप सभी की शुभकामनाओं की आवश्यकता है। और मैं तो अभी नई नई हूँ कविता के क्षेत्र में, मैं किसी को क्या सलाह दूँ और किसी को क्या टिप्स दूँ। बस मैं 2 लाइन आप सबके लिए बोलना चाहती हूँ, जो कि कभी मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे उस लाइन ने बहुत प्रभावित किया था। तो आप सबके लिए 2 लाइन है मेरी तरफ से। किनका लिखा हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए,
जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पैर में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। स्मिता जी, आपने सभी औरतों के मन की बात कह दी। हम जो औरतें हैं, कहीं ना कहीं जब वो घर से बाहर जाती हैं तो ध्यान जो है वो घर में ही केंद्रित होता है, वहीं भटकता रहता है। तो औरतों को अपनी सोच भी बदलने की ज़रूरत है, अपनी मानसिकता भी बदलने की ज़रूरत है। और अब मैं आपको अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जो लेखन का कोपल है एक दिन वो विशाल वृक्ष बने। ऐसी हमारी आशा है, ऐसी ही कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आपने जो चंद पंक्तियाँ हमें सुनाई वो नवांकुरों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो वो चंद पंक्तियाँ जो थी वो कुंवर बेचैन जी की थी, जिसे कि मैं पूरा कर देती हूँ। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, दिल से आंखों की तरफ हंस कर उछलते रहिए। शाम को गिरता है तो सुबह को संभल जाता है, शाम को गिरता है तो सुबह को संभल जाता है। आप सूरज की तरह गिर कर संभलते रहिए। प्यार से अच्छा नहीं कोई सांचा ए कुंवर, प्यार से अच्छा नहीं कोई सांचा ए कुंवर, मोम बन के इसी सांचे में ढलते रही। तो दर्शकों, आप सब ने जो हमें इतना प्यार और इतना स्नेह दिया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूँ ही अपना प्रेम बरसाते रहिए और हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नवांकुर को लेकर के इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।